डियर स्टूडेंट, आज हम जो चर्चा करेंगे वह कॉव डगलस उत्पादन फलन यानी कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक को अक्सर यूनिवर्सिटी से यह क्वेश्चन अक्सर ही आता है कि कॉव डगलस उत्पादन फलन क्या है, समझाइए। तो आज मैं कॉव डगलस उत्पादन फलन का आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ इसे आप समझेंगे। देखिए, कॉव डगलस उत्पादन फलन को कॉव और डगलस नाम के दो अर्थशास्त्री थे, उन अर्थशास्त्रियों ने इसे प्रतिपादित किया, इसलिए यह जो फलन है इसे हम कॉव डगलस उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। जबकि बहुत से अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक उत्पादन फलनों का अध्ययन किया है, लेकिन साधनों तथा उत्पादन में परिवर्तन के आपसी संबंधों को ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया है। एक महत्वपूर्ण वास्तविक उत्पादन फलन जिसे हम सांख्यिकीय तरीकों से या सांख्यिकीय तरीकों के प्रयोग से प्राप्त किया गया है, कॉव डगलस उत्पादन फलन के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ में कॉव डगलस उत्पादन फलन को व्यक्तिगत फर्म में साधन उत्पादन संबंध की बजाय समस्त विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की दशा में प्राप्त किया गया था। कॉव डगलस उत्पादन फलन में दो साधनों यानी श्रम, एक है श्रम जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है एल से, और दूसरा साधन है पूंजी जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है के से। तो दो साधन श्रम और पूंजी को लिया। इसको गणितीय रूप में अगर हम देखें तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए गणितीय रूप में लिखने के लिए क्या होगा, Q इजिकल टू क्या है, Q इजिकल टू कैपिटल ए। अब देखिए यहाँ कैपिटल ए, फिर क्या है कैपिटल एल और स्मॉल ए इंटू के 1 माइनस ए। अब आप देखेंगे कि Q इजिकल टू कैपिटल ए, कैपिटल एल, स्मॉल ए इंटू के 1 माइनस ए। जहाँ देखिए अब क्या है वेयर, जहाँ Q इजिकल टू क्या है, Q इजिकल टू है विनिर्माण उद्योगों की उत्पादन मात्रा। क्या है, विनिर्माण उद्योगों की, विनिर्माण उद्योगों की उत्पादन मात्रा। नेक्स्ट दिया है एल, एल इजिकल टू क्या है, अब देखिए यहां एल के लिए देखें, एल श्रम में प्रयोग की गई मात्रा है, यानी श्रम की प्रयोग की गई मात्रा के। अब देखिए के इजिकल टू पूंजी की, क्या हुआ, पूंजी की प्रयोग की गई मात्रा। नेक्स्ट अब बचा क्या हमारे पास में, ए यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो यहां देखिए कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है, धनात्मक स्थिर तत्व है। क्या है, धनात्मक
स्थिर तत्व। अब देखिए धनात्मक स्थिर तत्व यानी पॉजिटिव क्या है, कांस्टेंट है, और पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ ही लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए क्या है, एक से हमेशा कम होता है। स्मॉल ए एक से हमेशा कम, और जब ये कम होता है तो देखिए यहाँ क्या होगा, ए लेस देन 1, क्या हो जाएगा, ए लेस देन 1। फिर देखिए बात ये आती है कि जब ए एक से कम है तो यहाँ फिर दूसरा कैपिटल ए। अब जो कैपिटल ए है यह धनात्मक स्थिर तत्व है, और कॉव डगलस उत्पादन फलन में यह सिद्ध किया गया है कि श्रम का सामूहिक सापेक्ष भाग हमेशा स्थिर राशि जो स्मॉल ए है के बराबर होता है, जो कि श्रम शक्ति की मात्रा से स्वतंत्र है। यह स्वतंत्र होता है, और जब ये स्वतंत्र होता है तो फिर इसके बाद में कॉव डगलस जो उत्पादन फलन है उस फलन से श्रम के वास्तविक या श्रम के सामूहिक सापेक्ष भाग के स्थिर रहने की व्याख्या होती है। और कॉव डगलस ने सांख्यिकी अध्ययनों से यह स्पष्ट किया कि श्रम का सामूहिक जो भाग है, श्रम का सामूहिक भाग क्या होता है, 3/4। श्रम का सामूहिक भाग कितना है, 3/4, और पूंजी का जो सामूहिक भाग है यह भाग है श्रम का सामूहिक भाग, और पूंजी का जो सामूहिक भाग है वह है 1/4। पूंजी का सामूहिक भाग। अब देखिए श्रम का सामूहिक भाग 3/4 है, पूंजी का सामूहिक भाग 1/4 है। स्वाभाविक सी बात है कि जब 3/4 और 1/4 कोई चीज़ दी हुई है तो कॉव डगलस उत्पादन फलन के अनुसार विनिर्माण उद्योग में जो उत्पादन है वह उत्पादन 75% वृद्धि करेगा। कितनी, 75% वृद्धि होगी, किसमें, विनिर्माण उद्योग में वृद्धि। अब देखिए 75% जो वृद्धि हो रही है यह किसकी बदौलत हो रही है, श्रम की बदौलत। तो श्रम के कारण जो वृद्धि है वह वृद्धि है 75%, और पूंजी के कारण जो वृद्धि होती है वह होती है 25%, पूंजी के कारण होती है। तो विनिर्माण उद्योग में जो उत्पादन होता है उस उत्पादन में 75% भाग हमेशा श्रम का होता है, और 25% भाग हमेशा ही किसका होता है, पूंजी का होता है। अब देखिए जब ये पूंजी और श्रम का भाग है तो फिर इसके बाद में एक चीज़ और आती है कि आजकल जो अर्थशास्त्री हैं कॉव डगलस उत्पादन फलन में बहुत अधिक रुचि लेने लगे हैं। तो रुचि क्यों लेने लगे हैं, क्योंकि इसमें पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, और जब इसमें पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं तो इसका जो आय वितरण सिद्धांत है जिसे हम थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, में आर्थिक विकास की सिद्धांत में बहुत महत्व होता है। नेक्स्ट इसके बाद में जो टॉपिक है वह टॉपिक है, देखिए अब मैं इसे हटा करके दूसरे टॉपिक को लेता हूं, और दूसरा टॉपिक है आपका
अब दूसरे टॉपिक को हम देखते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है आपका कॉव डगलस उत्पादन फलन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, कॉव डगलस उत्पादन फलन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब देखिए महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं इसकी, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यानी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट फ्यूचर ऑफ कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए कॉव डगलस उत्पादन फलन जो कि एक रेखीय समरूप उत्पादन फलन है, वह रेखीय समरूप उत्पादन फलन का एक रूप है। और इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों यानी श्रम एवं पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। अगर श्रम और पूंजी का प्रयोग नहीं होता है तो यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता है तो वस्तु का जो उत्पादन है वह उत्पादन शून्य हो जाता है। पहली तो यह महत्वपूर्ण अवस्था है। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण अवस्था है वह यह है कि कॉव डगलस उत्पादन फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा अगर बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पादन है वह सीमांत उत्पादन हमेशा ही घटता है। तो दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी अवस्था के अंतर्गत परिवर्तनशील साधनों का जो उत्पादन है वह सीमांत उत्पादन हमेशा घट जाता है। अब देखिए फिर तीसरी जो अवस्था है या तीसरी जो विशेषता है वह तीसरी विशेषता यह है कि कॉव डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह स्थिर होते हैं और श्रम एवं पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। तो इसकी तीन अवस्थाएं आपके समक्ष स्पष्ट हुई हैं। पहली अवस्था, जिस अवस्था में उत्पादन में प्रयोग की गई जो अवस्थाएं हैं उनमें से अगर एक में भी हम कोई परिवर्तन कर देते हैं या एक नहीं है तो जो उत्पादन है वह शून्य हो जाता है। दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, सीमांत उत्पादन हमेशा घटता है। कब, जब परिवर्तनशील साधनों का जो अनुपात है उस अनुपात में कोई भी कमी की जाती है या वृद्धि की जाती है। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है, कॉव डगलस उत्पादन फलन में तीसरी जो अवस्था है उस तीसरी अवस्था में अनुपात में बढ़ता कब है, जब पैमाने के प्रतिफल कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, अर्थात श्रम और पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से उत्पादन में जो उत्पादन में वृद्धि या कमी है वह उसी अनुपात में बढ़ती है। कॉव डगलस उत्पादन फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है उस लोच की इकाई कैसी होती है, तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच की इकाई की समान ही होती है। फिर बात यह आती है कि साधनों का जो औसत उत्पादन तथा कॉव डगलस उत्पादन फलन है उसके अंतर्गत और क्या क्या है। तो यहाँ देखिए, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर एंड कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया है उसमें कॉव डगलस उत्पादन फलन तथा अन्य रेखीय उत्पादन फलनों का लक्षण है कि साधनों का जो औसत है उस औसत तथा सीमांत उत्पाद इस बात पर निर्भर करते हैं या इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु उत्पादन के लिए साधन किस अनुपात में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए साधन किस अनुपात में प्रयोग किए जाते हैं तो इसको कैसे निकालेंगे। अब हम इसे अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए
अब इसे हम प्रदर्शित करने के लिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, जो फॉर्मूला लगाया जाता है वह होगा आपका श्रम के औसत उत्पाद को, क्या होगा, श्रम के औसत उत्पाद को, श्रम के औसत उत्पाद को श्रम की मात्रा से भाग देकर क्या करेंगे, श्रम की मात्रा से भाग देकर क्या किया जाता है, एवरेज प्रोडक्शन यानी औसत उत्पाद को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, औसत उत्पाद को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जब हम इसे प्राप्त करते हैं तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग जाता है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला जो यहाँ लगेगा वह क्या होगा, श्रम का औसत उत्पाद इजिकल टू क्या हो जाएगा, श्रम का औसत उत्पाद, जिसे हम AP से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, AP इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ AP अगर हम निकालते हैं तो AP इजिकल टू होगा Q अपॉन L इजिकल टू, Q अपॉन L इजिकल टू कैपिटल A इंटू कैपिटल A, कैपिटल A इंटू कैपिटल L, क्या होगा देखिए, कैपिटल A इंटू कैपिटल L स्मॉल a कैपिटल K 1 माइनस A अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखिए अपॉन में जो होगा वह जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी L की। अब हम L से अगर इसमें भाग दे देंगे इस वाली वैल्यू में, तो ये सारी वैल्यू आपके समक्ष एवरेज प्रोडक्शन की निकल के आ जाएगी। अब देखिए AP इजिकल टू क्या होगा, अब यहाँ AP अगर हम निकालते हैं तो AP की वैल्यू क्या है, Q अपॉन L, यानी क्वांटिटी में L का श्रम का भाग दे देंगे। अब देखिए श्रम क्वांटिटी को कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अब देखिए अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैपिटल A कैपिटल L A K 1 माइनस A अपॉन क्या हो जाएगा L, खोल दिया मैंने। अब जब ये होता है तो फिर नेक्स्ट जो होगा वह होगा आपका A K, यानी कैपिटल A कैपिटल K यानी पूंजी, और 1 माइनस A अपॉन 1 माइनस A, अब रह क्या गया L, तो L कैपिटल L 1 माइनस A का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद में जो बचेगा मेरे पास में वह होगा A K अपॉन L, और ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 1 माइनस A की। जब ये वैल्यू निकल के आती है फिर इसके बाद में श्रम का जो औसत उत्पाद है वह दो साधनों यानी पूंजी तथा श्रम के अनुपात K अनुपात अपॉन L पर निर्भर करता है, न कि इन साधनों की प्रयोग की गई निरपेक्ष मात्राओं पर। अब देखिए इसे समझने के लिए मैं आपके समक्ष एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, उस न्यूमेरिकल से आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। और न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, देखिए न्यूमेरिकल को ले लेते हैं। माना कि कॉव डगलस उत्पादन फलन में
स्थिर पद। अब देखिए स्थिर पद कौन सा है, ए, तो मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। स्थिर पद ए इजिकल टू कितना है, 50 है। इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 50, तो स्थिर पद ए इजिकल टू 50 है तथा स्थिर घातांक। अब स्थिर घातांक क्या है, देखिए स्थिर घातांक है क्या, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की वैल्यू जो दी हुई है वह स्मॉल ए की वैल्यू दी है 1/2। कितनी है, 1/2, यानी 1/2 इसका मूल्य है। और पूंजी की जो मात्रा है, पूंजी जिसे हम के बोल रहे हैं, के इजिकल टू दिया है 8 तथा एल जो दिया है यानी एल इजिकल टू कितना है, 2 है। अब देखिए इसने दिया श्रम पूंजी की इकाइयाँ, पूंजी की 8 इकाइयाँ तथा श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग होता है। फिर उसने क्वेश्चन किया है कि एवरेज प्रोडक्शन यानी एपी इजिकल टू क्या दिया है, ए इंटू के अपॉन एल 1 - ए का फॉर्मूला लगाते हुए इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए श्रम का औसत उत्पाद, उस श्रम का औसत उत्पाद क्या होगा, ए पी एल निकालना है। क्या निकालना है, ए पी एल निकालना है। तो चलिए ए पी एल हम निकालते हैं आपके समक्ष। अब देखिए ए पी एल निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो मैं इस यहाँ जगह खाली करता हूँ उधर से। देखिए हमें दिया क्या क्या है, आपके समक्ष दिया है ए की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका ए पी एल इजिकल टू, ए पी एल की तो वैल्यू कैलकुलेट ही करनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है 50 यानी 50, और के की वैल्यू कितनी है 8/2 गुणा 1 - ए, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है आपका ए पी इजिकल टू ए के अपॉन एल 1 - ए, ये फॉर्मूला है। तो मैंने ये वैल्यू रख दी है इसमें। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ए पी एल इजिकल टू क्या हो जाएगा 50 यानी 50 गुणा, अब 2 का भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 1/2। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, यानी ए की वैल्यू जो दी है वह है 1/2, तो 1/2 वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो बचेगा क्या, एक में से अगर 1/2 घटा देंगे तो 1/2 बच जाएगा। अब देखिए आप कर लीजिए, ए पी एल इजिकल टू 50 गुणा 4 गुणा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 5 × 20 यानी 200/2 बराबर 100। तो ए पी एल इजिकल टू क्या हो जाएगा 100 यानी 100। आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं कि ए पी एल इजिकल टू 50√4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 100। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू निकाली है यह वैल्यू कितनी आई है 100 के बराबर आई है। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, हम यहाँ एक कल्पना कर लेते हैं, कल्पना करके देखते हैं कि कल्पना कीजिए साधनों की प्रयोग की गई जो मात्रा है वह मात्रा हम बढ़ा करके, यानी अगर हम मात्रा बढ़ा दें, यहाँ के की वैल्यू कितनी कर दें 400 और
एल की जो वैल्यू है उस एल की वैल्यू को बढ़ा करके हम कितना कर देवें 100, कितनी कर दें 100। तो जो अनुपात है वो अनुपात क्या हो जाएगा 4:1 का। जब 4:1 हो जाता है तो फिर क्या होता है श्रम का जो औसत है उस औसत उत्पाद में यानी जो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर है उसमें अब भी जो वैल्यू आएगी वह 100 के बराबर ही वैल्यू आएगी। अब देखिए क्यों आएगी 100 के बराबर वैल्यू, तो यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला क्या है आपका सेम कंडीशन, फॉर्मूला यही है ना। चलिए जब फॉर्मूला ये है तो यहाँ देखिए APL यानी फॉर्मूला क्या है APL इजिकल टू क्या है AK/L 1 - A। वैल्यू लगा लीजिए APL हमें कैलकुलेट करना है। APL इजिकल टू A की वैल्यू कितनी है 50 और K की वैल्यू कितनी है 400 और L की वैल्यू कितनी है 100 और 1 - A 1/2 कर लीजिए आगे। तो इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। APL इजिकल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 4 क्या हो जाएगा इंटू 400/100 इंटू 1/2 सॉल्व कर लीजिए। तो APL इजिकल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू क्या है 400 गुणा 1/2 ये 100 कर लीजिए। APL इजिकल टू क्या हो जाएगा 50 का 400 में अगर गुणा कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 100 का 200 और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए और 20,000 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 20,000 ही आएगा और 100 का अगर 200 में गुणा 2 में गुणा कर देंगे तो बटे कितने हो जाएगा 200। अब देखिए APL इजिकल टू क्या हो जाएगा 20,000 में अगर हम इसका भाग देंगे तो भाग दे दीजिए एक बार चला गया यानी 100 बार ही गया तो APL इजिकल टू कितना हो गया 100। तो APL इजिकल टू जो वैल्यू होगी वह 100 के बराबर होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। भले ही मैंने यहाँ जो पूंजी है उस पूंजी की मात्रा को 400 बढ़ा दिया है और श्रम की मात्रा 100 करने पर भी आंसर हमारा 100 ही आ रहा है। इसमें भी 100 और इसमें भी 100 आया है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है साधनों का सीमांत उत्पादन तथा कॉब डगलस उत्पादन फलन। चलिए अब साधनों का सीमांत उत्पादन देखते हैं। साधनों का सीमांत उत्पादन क्या है देखिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। चलिए इसे भी कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा साधनों का सीमांत उत्पादन तथा कॉब डगलस उत्पादन फलन, यानी साधनों का सीमांत उत्पादन तथा कॉब डगलस उत्पादन फलन। अब देखिए यहाँ साधनों का जो सीमांत उत्पादन है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन
इसमें साधन के औसत उत्पादन की समान ही रेखीय समरूप उत्पादन फलन में साधन का सीमांत उत्पाद, जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, भी दो साधनों के अनुपात पर निर्भर करता है। अब यहाँ भी ये सीमांत जो उत्पादन है यह भी दो साधनों के पर निर्भर करता है, और वो दोनों साधन कौन कौन से हैं? श्रम हैं और पूंजी। तो उनके जो प्रयोग की गई निरपेक्ष मात्राओं से स्वतंत्र होता है, और यह उल्लेखनीय है कि साधन श्रम का सीमांत उत्पाद श्रम के संबंध में उत्पादन फलन का क्या होता है? अवकलज होता है, जिसे हम डेरिवेट बोलते हैं। और जब हम डेरिवेट करते हैं तो कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में श्रम का सीमांत उत्पादन जो होगा वह क्या होगा? Q इजिकल टू ए एल क्या होता है? Q इजिकल टू ए एल स्मॉल ए के 1 माइनस ए हो जाता है। अब देखिए, जब ये होता है तो जो श्रम है उस श्रम के संबंध में उपर्युक्त कॉव डगलस उत्पादन फलन का जो व्युत्पन्न है जिसे हम डेरिवेट करते हैं वह क्या हो जाएगा? जब हम इसे डेरिवेट करते हैं तो डी क्यू अपॉन डी एल हो जाता है। क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी एल इजिकल टू क्या हो जाएगा? अब ये इजिकल टू जो होगा वह होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एल ए माइनस 1 कैपिटल के 1 माइनस ए हो जाता है। जब हमने इसे डेरिवेट किया तो डेरिवेट करने के बाद में जो वैल्यू हमारे पास आती है वह वैल्यू क्या आएगी? देखिए, वह जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर होगी कैपिटल एल ए, अब कैपिटल ए कैपिटल के 1 माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन जो होगा वह वैल्यू होगी एल की। वापस अब देखिए इजिकल टू फिर क्या होगा? ये होगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल एल ए माइनस ए के 1 माइनस ए अपॉन क्या होगा? यहाँ एल। अब एल जो होगा वह होगा 1 माइनस ए का। क्या होगा? कैपिटल एल 1 माइनस ए इजिकल टू जो होगा वह देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए के 1 माइनस ए अपॉन होगा क्या? एल 1 माइनस ए। अब आ गया, देखिए फिर क्या होता है? इजिकल टू नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वह होगा कैपिटल ए स्मॉल ए और के अपॉन क्या होगा? के अपॉन एल 1 माइनस ए। जब सीमांत उत्पादन, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो मैंने आपके समक्ष डेरिवेट किया है इससे यह स्पष्ट होता है कि सीमांत किसका? श्रम का सीमांत जो उत्पादन है वह पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करता है, और साधनों की प्रयोग की गई जो मात्राएं हैं उन मात्राओं से यह स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत जो आता है वह है आपका कॉव डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो होगा वह होगा आपका देखिए कॉव डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल।
कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार क्या है, अनुसार पैमाने के प्रतिफल स्थिर रहते हैं। क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल स्थिर रहते हैं। चलिए अब देखिए यह स्थिर कैसे रहते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू स्केल आर कांस्टेंट, यानी निश्चित कैसे हो जाते हैं, तो कांस्टेंट क्या है, कॉब डगलस उत्पादन फलन में पैमाने के जो स्थिर प्रतिफल हैं उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह स्थिर होते हैं, और जब ये स्थिर होते हैं तब हम इसे जो सिद्ध करते हैं वह कैसे करते हैं, तो चलिए इसे मैं आपके समक्ष सिद्ध करके दिखाता हूँ। और यदि कॉब डगलस उत्पादन फलन में श्रम क्या है, श्रम यानी एल, तथा पूंजी क्या है, अब देखिए पूंजी पहले ही हम इस चीज को मान चुके हैं, पूंजी इक्वल टू क्या है कि अब यहाँ एक चीज और नहीं आ जाती है और वह है एक स्थिर राशि। क्या होती है, एक स्थिर राशि। अब देखिए स्थिर राशि इक्वल टू क्या होगा, जी हो जाएगा। यहाँ ये बिल्कुल नई चीज है जी। अब जी को हमें क्या करना होता है, जब जी को बढ़ाया जाता है तो वस्तु उत्पादन की जो मात्रा है वह मात्रा बढ़कर क्या हो जाएगी, कैपिटल ए। अब देखिए क्या होगी, कैपिटल ए कैपिटल ए जी एल कैपिटल ए जी एल, इसकी जो घात है वह घात होगी ए, इसके बाद में क्या होगी जी, और के इसकी जो घात होगी वह घात क्या होगी, वह घात होती है हमेशा 1 माइनस ए। तो देखिए 1 माइनस ए, नेक्स्ट फिर क्या है इजिकल टू, अगर हम इसका करते हैं तो देखिए कॉमन इसमें क्या है, जी दोनों जगह पर कॉमन है, और जब जी दोनों जगह पर ही कॉमन होता है तो क्या निकल के आएगा, जी 1 माइनस ए, दो चीज़ें निकल के आ गई, एक जी का मल्टीप्लाई किया जी ए आ गया, दूसरे जी का मल्टीप्लाई इससे किया तो जी माइनस ए आ गया। अब जब जी माइनस ए आ गया है, बचा क्या है, ए बचा है, एल बचा है और के बचा है, तो ए एल क्या होगा, ए एल, पहले ए एल को ले लेते हैं, तो ए यानी कैपिटल ए एल, अब इसका एल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या बच गया, इसका मल्टीप्लाई किससे किया, के से, अब जब के से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कैपिटल के 1 माइनस ए हो जाता है। नेक्स्ट जो होगा वह क्यों होता है इसका, देखिए जी का मल्टीप्लाई किससे किया, ए से, तो जी ए हो गया, फिर जी का मल्टीप्लाई किससे किया, 1 माइनस ए से, 1 माइनस ए हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये इजिकल टू जो होगा वह होगा ए। फिर जब ये होता है तो क्या होगा, ए जी एल, अब देखिए ए जी एल, लेकिन यहां जो ए जी एल है देखिए कैपिटल ए जी एल और ए, नेक्स्ट जी के
और जी के में क्या हो जाएगा 1 माइनस ए। नेक्स्ट क्या होगा इजिकल टू जी ए जी 1 माइनस ए, इसका इससे किया तो जी ए जी 1 माइनस ए इंटू क्या होगा ए एल, क्या ए एल ए के 1 माइनस ए। नेक्स्ट बचेगा क्या इसमें भी देखिए, इजिकल टू हमारे समक्ष जो आएगा वह जी ए एल ए जी ए एल ए और के 1 माइनस ए, के 1 माइनस ए। अब देखिए फिर क्या बच गया मेरे पास में, अब यहाँ एक चीज़ और बच जाती है, यानी G इजिकल टू जी क्यू बच जाता है। और जी क्यू जो निकालते हैं इस प्रकार हम यह देखते हैं कि दोनों जो साधन हैं पूंजी और श्रम, इन पूंजी श्रम में के एंड एल यानी के और एल क्या है, पूंजी है और श्रम है, को एक स्थिर राशि जी से क्या किया जाए, बढ़ाया जाता है। तो वस्तु उत्पादन में भी जो वृद्धि होती है या वस्तु उत्पादन में भी उसी राशि, कौन सी राशि, जी से वृद्धि होती है। फिर एक और नई चीज आ जाती है यहाँ पर कि कॉव डगलस उत्पादन फलन में जो प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है उसे हम कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक को मैं आपके समक्ष अगले वीडियो के अंतर्गत लेके आऊँगा, और अगले वीडियो के अंतर्गत जो लेकर के आऊँगा वह टॉपिक होगा कॉव डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम इस टॉपिक को अगले वीडियो के अंतर्गत लेकर के आएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।